So hello everyone, welcome to नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम बिगिन करने वाले हैं विद द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो बच्चों, एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका एनालिसिस समझने के लिए हमको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना होता है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सभी को हम बनाएंगे क्रिस्टल क्लियर। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चा लोग रेडी हो चैप्टर को बिगिन करने के लिए? तो चलो शुरुआत करते हैं विद द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो बच्चों देखो, चैप्टर के टाइटल में ही ना आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल जाते हैं। वन इज लोकोमोशन एंड द अदर वन इज मूवमेंट। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि इन दो टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वो समझते हैं इसका लिटरल मीनिंग तो सेम ही है, बट एक्चुअली इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो टाइटल में दो टर्म्स नहीं लिखे होते, राइट? सो सबसे पहले तो उस बेसिक डिफरेंस को हम समझते हैं जो कि इन दो टर्म्स को अलग बनाता है, राइट? सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट के बारे में। क्या है भाई मूवमेंट? मूवमेंट वो सारे सेट ऑफ एक्शंस जिसमें कोई मोशन इन्वॉल्व हो, और वो मोशन एक ऑर्गेनिज्म का या तो पोस्चर चेंज कर रहा हो या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर रहा हो, वो सभी कहलाते हैं द मूवमेंट, राइट? अब ये जो मूवमेंट है ये ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हो सकता है या फिर उसके किसी बॉडी ऑर्गन के लेवल पे हो सकता है या फिर इवन सेल्यूलर लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? चलो, तो देखो मूवमेंट में अगर आपको यहाँ पर ये जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, ऐसे शेक करते हुए नजर आ रहे हैं अपने हैंड्स को, या फिर मूवमेंट शो करते हुए नजर आ रहे हैं ना, तो डांस कर रहे हैं। तो डांसिंग टाइम पे भी क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, अपने बॉडी पार्ट्स, अपने हैंड्स को यहाँ पर मूव कर रहे हो। सिमिलरली अगर मैं ऐसे खड़े खड़े ही आपको ऐसे हैंड वेव कर दूं या आपके साथ हैंड शेक करूं या फिर अपने लेग्स को मूव करूं, ये सभी के सभी क्या होंगे, दीज आर ऑल मूवमेंट्स। इवन इफ अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो खड़े खड़े ही आप अपनी आंखों को क्या करते हो, ब्लिंक तो करते ही रहते हो ना। तो ब्लिंकिंग के टाइम पे आपकी आईलिड्स क्या होती हैं, आपकी आईलिड्स ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं। तो ये जो है आईलिड्स का ओपन एंड क्लोज होना, वो क्या है, ये भी एक तरीके का मूवमेंट है। सिमिलरली आप अगर खड़े खड़े ही देखते हो, आपका हार्ट तो बीट करता ही रहता है ना फॉर एवर। सो बीटिंग के दौरान भी हार्ट क्या करता है, पंपिंग एक्शन शो करता है, और वो जो पंपिंग एक्शन है वो भी क्या है, एक तरीके का मूवमेंट है। सिमिलरली आप सांस तो लेते हो हमेशा ही, तो सांस लेने के टाइम यानी कि एयर अंदर लेने के टाइम पर लंग्स में जब एयर फिल होती है तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेशन से क्या होता है, लंग्स के आपका जो रिब केज है वो फॉरवर्ड मूव करता है ना? तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, वो भी एक मूवमेंट हो रहा है। इवन आप जब सांस छोड़ते हो, मतलब एयर जब एक्सपेल आउट होती है फ्रॉम दी लंग्स, तो लंग्स वापस से डिफ्लेट करते हैं, रिब्स वापस की तरफ पीछे की तरफ जाती है, रिब केज, राइट? तो ये सभी के सभी क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, मूवमेंट। और मूवमेंट नेसेसरीली इसका मतलब ये नहीं है कि देखो मूवमेंट के टाइम पे हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि एक पर्सन का पोजीशन चेंज होना चाहिए। याद रखो, बहुत सारे मूवमेंट ऐसे भी हैं जिनसे पर्सन के लोकेशन में या फिर उसकी पोजीशन में चेंज आता है। जैसे कि अगर जो लेग्स का मूवमेंट है, लेग्स का मूवमेंट हमारे केस में हमारी पोजीशन चेंज करने में हेल्प करता है ना? तो चाहे वॉकिंग हो चाहे रनिंग हो, उन सभी में हम लेग्स का मूवमेंट करते हैं। सिमिलरली जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स के जो 4 लिम्स है वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, राइट? तो उनके जो 4 लिम्स या विंग्स का जो मूवमेंट है वो उनको फ्लाई करने में हेल्प कर सकता है। तो ऐसे वो सभी सेट ऑफ मूवमेंट्स जो कि एक इंडिविजुअल को अपनी लोकेशन या पोजीशन चेंज करने में हेल्प करते हैं, वो आते हैं अंडर द टर्म लोकोमोशन। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट? कि लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन वो सभी मूवमेंट्स हैं, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, राइट? सो लोकोमोशन में क्योंकि मोशन इन्वॉल्व है ना, तो वो सभी के सभी मूवमेंट है। बट रिमेंबर, लोकोमोशन में हमेशा क्या हो रहा है, एक पर्सन का या एक इंडिविजुअल का पोजीशन चेंज हो रहा है। सो वो एक्शंस या वो मूवमेंट जो कि पर्सन की लोकेशन चेंज करने में हेल्प करें, या फिर आप कह सकते हो वो मोशन इन्वॉल्विंग एक्शन जो कि एक इंडिविजुअल का लोकेशन चेंज करे, कहलाते हैं लोकोमोशन। आई होप नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो यहां पर देखो, ये जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहे हैं, अपने लेग्स के मूवमेंट के थ्रू चल रहे हैं, राइट? तो इनकी वॉकिंग जो है वो एक तरीके का लोकोमोशन हुआ, रनिंग भी एक तरीके का लोकोमोशन है, फ्लाइंग भी लोकोमोशन है, क्लाइंबिंग भी लोकोमोशन है, वो सभी के सभी, इवन स्विमिंग भी लोकोमोशन है। ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ लोकोमोशन जो कि क्या करते हैं कि इंडिविजुअल को उसकी पोजीशन चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। सर अभी डिफरेंस समझ में आ गया मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच में, और ये भी समझ में आ गया होगा कि जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो याद रखो, ऑल द लोकोमोशन आर बेसिकली मूवमेंट्स,
राइट, बट क्या सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन होंगे? डेफिनेटली नॉट। जैसा कि मैंने बताया, हैंड शेकिंग के टाइम पे क्या आपकी पोजीशन चेंज हुई, या फिर ब्लिंकिंग के टाइम में क्या आपकी पोजीशन चेंज हुई? नहीं ना। लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मूवमेंट में पोजीशन चेंज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रिमेंबर दिस थिंग, ऑल द लोकोमोशंस आर दस मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सो आई होप नाउ अब आपको जो बेसिक डिफरेंस है इन दो टर्म्स के बीच में वो क्लियर हो गया होगा। अब सुनाओ, अब ये जो डिफरेंस है अब अगर आपके मन में क्लियर हो चुका है ना, तो अब हम चैप्टर के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। और अब हम टेकअप करने वाले हैं उन सभी टाइप की मूवमेंट्स को जो कि आपको एक ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स में देखने को मिलता है। सो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। तो बच्चों, नेक्स्ट वी हैव इज द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। सो ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी सेल्स हैं वो तीन ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मूवमेंट्स को शो करते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ मेंशन है। सबसे पहला है द अमीबॉइड मूवमेंट। सो पहले बात करते हैं इस टाइप की मूवमेंट की। अमीबॉइड मूवमेंट यानी कि नाम ही बता रहा है, देखो अमीबा लाइक मूवमेंट है ना। ओके, सो यहाँ पर जो बॉडी के सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी के सेल्स, वो अमीबा जैसा मूवमेंट शो करेंगे। अब अमीबा कैसे लोकोमोट करता है, मूव करता है, इसके बारे में तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, राइट। आप सभी ने देखा होगा कि अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है या जो प्रोटोप्लाज्म है वो कुछ स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है, और स्ट्रीमिंग मूवमेंट के चलते वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड आउट करता है एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम क्या बुलाते थे, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही हम बुलाते थे द सूडोपोडिया। तो ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट नॉर्मली सेल के अंदर चल रहा होगा वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड आउट करेगा, और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूडोपोडिया जिस भी डायरेक्शन में जाता है, बाकी का जो बॉडी पार्ट है वो उसके पीछे पीछे आता है, राइट। तो ये होता है अमीबॉइड मूवमेंट, और ये सिर्फ अमीबा में नहीं, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाने वाले डिफरेंट सेल्स में देखने को मिलता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा में फ्लोट कर रहे होते हैं सेल्स लाइक ल्यूकोसाइट्स, जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, एंड इवन मैक्रोफाजेस। ये सभी के सभी जो इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं ना, वो इस टाइप के मूवमेंट को शो करते हैं। ओके, क्योंकि उनको करना क्या है, इन्वेडिंग जर्म्स एंड पैथोजन को एनगल्फ करना है। तो इन्हीं सूडोपोडिया की मदद से ही तो क्या करता था अमीबा, अपना फूड कैप्चर करता था। और इसी टाइप के मूवमेंट की वजह से ही, इसी सूडोपोडिया की मदद से ही क्या करने वाले हैं ये मैक्रोफाजेस और ल्यूकोसाइट्स, जर्म्स एंड पैथोजेंस को एनगल्फ कर लेंगे, राइट। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अमीबॉइड मूवमेंट कौन कौन शो करते हैं बॉडी के वो सेल्स, याद रखो, दे आर गोइंग टू बी द ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफाजेस। ठीक है, तो होपफुली आपको ये दो डिफरेंस या फिर दो नाम याद रहेंगे, राइट। चलो अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट कॉल्ड द सीलियरी मूवमेंट। नाम बता रहा है, सीलियरी मूवमेंट को कैरी आउट करने के लिए आपको चाहिए होंगे सीलिया। सीलिया कुछ छोटे शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, राइट। और इस टाइप का जो मूवमेंट है ना बच्चों, वो आपको आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो कि अंदर से हॉलो और ट्यूब्यूलर होते हैं, ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब लाइक लंबे होते हैं, राइट। सो ऐसे ऑर्गन्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा, उन ट्यूबुलर ऑर्गन्स को इंटरनली सीलिया भी लाइन करना चाहिए, मतलब उनको लाइन करने वाले जो सेल्स हैं उनमें से सीलिया प्रोजेक्ट आउट करने चाहिए। अब देखो सीलियरी मूवमेंट का क्या फीचर है। सीलियरी मूवमेंट में जो हेयर्स का है ना, जो ये सीलिया हैं, इनका मूवमेंट काफी कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। जैसे कि बात करते हैं एक एग्जांपल की, ये मूवमेंट आपको आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जैसे कि आपकी ट्रेकिया में देखने को मिलेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं मेंशन कर दूं, पहले तो ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया में जब आप एयर लेते हो ना, सो विंड पाइप में जब एयर आती है तो उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, उनको ये सीलियरी मूवमेंट अपने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से या फिर कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो उसका एक्शन होता है, मोशन होता है, उनसे उस डस्ट पार्टिकल को बाहर एक्सपेल आउट करने में हेल्प करते हैं। So this is going to be one of its action, है ना। And the other thing is, ये सीलियरी मूवमेंट आपको another tubular organ जो कि ह्यूमन फीमेल्स में मिलता है, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब, उनमें ये ओवा या एग के मूवमेंट में हेल्प करेगा। सो अनदर वन इज गोइंग टू बी द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सो फैलोपियन ट्यूब जो है वो क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब में इंटरनली लाइंड होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, मतलब जो सेल्स इंटरनली लाइन कर रहे हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट है, और जिसकी मदद से क्या होगा, एग जो है वो पास ऑन किया जाएगा, राइट। ओके, सो ये तो दो टाइप के मूवमेंट मैंने आपको बता दिए, अमीबॉइड मूवमेंट एंड दी सीलियरी मूवमेंट। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज कॉल्ड मस्कुलर मूवमेंट। सो मस्कुलर मूवमेंट डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें मसल्स रिक्वायर्ड है,
है ना। सो हमारी बॉडी में जैसे हमारे कुछ लिम्स के मूवमेंट होते हैं, जो हमारे हैंड्स हो गए, फोर लिम्स हो गए, या फिर जो हमारे हाइंड लिम्स हो गए, उनके मूवमेंट के लिए हमें मसल्स रिक्वायर्ड होती हैं। इवन जॉ का मूवमेंट हो गया या फिर कोई भी ऐसे बॉडी पार्ट्स, इन सभी में क्या होता है ना, मसल्स क्यों रिक्वायर्ड होती है? बिकॉज मसल्स के पास, ये मसल एक ऐसा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसके पास एबिलिटी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो ह्यूमंस के केस में जो मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट्स आपको मिलेंगे ना, वो आपको मस्कुलर मूवमेंट्स मिलते हैं, जिनको कि हमें डिटेल में इस चैप्टर में ही पढ़ना है, राइट। तो इस चैप्टर में क्योंकि हमारा जो फोकस होने वाला है वो लोकोमोशन पे होने वाला है या फिर मूवमेंट पे होने वाला है, तो आप देखो कि ह्यूमंस के केस में लोकोमोशन करवाने के लिए, मतलब पोजीशन चेंज करवाने के लिए ना, एक ऑर्गेनिज्म की एक जगह से दूसरी जगह, वो रिक्वायर करता है बहुत सारे सिस्टम के कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक साथ एक्शन करने को। सो कौन कौन से वो सिस्टम है, जब वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक साथ काम करेंगे तो वो एक पर्सन को लोकोमोट करने में हेल्प करें। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले आपका मस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉलोड बाय द स्केलेटल सिस्टम, जिनमें आपकी सारी बोन्स एंड कार्टिलेजेस आते हैं, एंड थर्डली आपका न्यूरल सिस्टम, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है। तीनों के तीनों जो है, ये जो सिस्टम हैं, ये टुगेदर कोऑर्डिनेट करते हैं और हेल्प करते हैं एक इंडिविजुअल को अपनी पोजीशन चेंज करने में, यानी कि लोकोमोशन में। तो अब हम देखने वाले हैं, हमारा जो स्पेशल एम्फोसिस रहने वाला है इस चैप्टर में, दैट वुड बी ऑन द मसल्स फॉलोड बाय द बोन्स एंड द कार्टिलेज, यानी कि वो जो हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अबाउट द मसल नाउ, और मस्कुलर मूवमेंट पे हमारा होने वाला है फोकस। तो बच्चों, अब हम बिगिन करने वाले हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द मसल। मसल या मस्कुलर टिश्यू कह लो। सो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये एक टाइप ऑफ अ टिश्यू है, राइट। सो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज्ड क्यों बुलाया है? बिकॉज उसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसी की हैं, राइट। तो उसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। सो ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है और इसका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम द मीजोडर्म। सो मीजोडर्म आप सभी को याद होगा, वन ऑफ द 3 जर्म लेयर्स हैं, राइट। तो बीच वाली जो मीजोडर्म है, आपको पता है मोस्टली जो हमारी बॉडी टिश्यूज होते हैं वो बॉडी के 3 जर्म लेयर से ही डिफरेंशिएट होकर बनते हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यू है वो मीजोडर्म से डिफरेंशिएट करके बनता है। एंड ये जो मसल्स होती हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं अराउंड 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। मतलब हमारा जितना भी बॉडी वेट है ना, उसका 40 से 50% जो भी बॉडी वेट है वो मसल्स कंट्रीब्यूट करती है। मतलब मसल्स का इतना वेट होता है जो कि हमारे 40 से 50% बॉडी वेट बनाता है, ठीक है। ओके, अब मसल्स को स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्यों बोला गया? इसीलिए क्योंकि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी की। मतलब हम एक्साइट कब होते हैं? जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है। तो एक्साइटमेंट क्या है? वो एक रिस्पॉन्स है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे चेंज के की वजह से अराइज किया। सिमिलरली एक मसल भी अपने एनवायरनमेंट में हो रहे चेंज या बॉडी में हो रहे किसी भी चेंज को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड कर सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी one property which is called excitability. तो excitability is the ability to respond to any stimulus. Stimulus मतलब any change, ठीक है। ओके, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में हो। देन वी हैव इज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब होता है ये जो मसल है या फिर मसल के जो सेल्स होते हैं ना, वो शॉर्टन हो सकते हैं, वो लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तीसरा आता है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी बोले तो स्ट्रेच करने की एबिलिटी, यानी कि जो मसल के टिश्यू के जो सेल्स है ना, वो अपने आप को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। सो दे हैव द पावर ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी ऑल्सो। एंड लास्टली दे हैव द पावर ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बोले तो देखो, इलास्टिसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं या फिर हम कैसे समझते हैं नॉर्मल टर्म्स में? जब भी हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं और उसको वापस से रिलीज करते हैं, उससे टेंशन रिलीज करते हैं, तो वो वापस से अपने ओरिजिनल लेंथ या साइज में आ जाता है। वही प्रॉपर्टी मसल के अंदर भी मिलती है। तो मसल्स भी जब स्ट्रेच करने के बाद वो हम टेंशन हटा देते हैं, स्ट्रेचिंग के बाद वाला। सो अगर टेंशन रिमूव हो जाएगा तो एक स्ट्रेच मसल वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज रेफर्ड टू एज इलास्टिसिटी। सो ये जो 4 प्रॉपर्टीज है ना, यही बनाती हैं एक मस्कुलर टिश्यू को एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू। एंड रिमेंबर इसका ओरिजिन कितना है, कहाँ से है, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म। सो रिमेंबर ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन भी है। सो मसल से रिलेटेड ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, और इसी के साथ अब हम बिगिन कर सकते हैं विद द टाइप्स ऑफ मसल्स। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स। भाई 3 टाइप के आपको मेजर मसल्स मिलेंगी इन दी ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले आते हैं दी स्केलेटल और द वॉलंटरी या फिर स्ट्राइएटेड मसल्स भी कह सकते हो आप इनको। फिर आते हैं स्मूथ इनवॉलंटरी और दी अनस्ट्राइएटेड मसल्स, एंड थर्डली वी कॉल देम द कार्डियक मसल्स। सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। चलो, स्केलेटल मसल्स, जैसा कि नाम बता रहा है, ये कुछ ऐसी मसल्स हैं जो कि आपके स्केलेटल सिस्टम से क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं, राइट। और स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स हैं वो आते हैं, राइट। तो बोन के थ्रू होने वाला जो मोशन है वो इन्हीं मसल्स के
कंट्रोल की वजह से ही मिलता है आपको। सो दे आर गोइंग टू बी स्केलेटल मसल्स, राइट। अब ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको हम वॉलंटरी मसल्स क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इनका जो मूवमेंट है वो हमारे नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, मतलब हम वॉलंटरीली अपनी विल के अकॉर्डिंग इन मसल्स को मूव कर सकते हैं, इसलिए वी कॉल देम दी वॉलंटरी मसल्स। और जब आप इन मसल्स को देखते हो ना अंडर द माइक्रोस्कोप, तो वो आपको ना ऐसे स्ट्राइप्ड नजर आती है, उनमें आपको स्ट्राइएशंस नजर आते हैं, इसीलिए इनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी बुलाते हैं। तो आपको देख रहे हो यहाँ पर ऐसी लाइन देखने को मिलती है। रिमेंबर, ये जितने भी स्केलेटल मसल्स होती हैं या इनके जो सेल्स होते हैं वो आपको सिलिंड्रिकल देखने को मिलेंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलेंगे, मतलब वहां पर बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो उसके अंदर साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होंगे। ओके और वो स्ट्राइटेड नजर आती हैं, उनमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे इन दी अपकमिंग स्लाइड्स। सो पहले हमने बात कर ली अबाउट दी स्केलेटल और दी वॉलंटरी और स्ट्राइटेड मसल, और इनका मेजर जो फंक्शन है बच्चों, इनका मेजर फंक्शन क्या होगा? इनका मेजर फंक्शन होता है बॉडी में हो रहे जो भी लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना, और साथ ही साथ बॉडी में पोस्चर को चेंज करने में हेल्प करना। काम किसका है? स्केलेटल और दी वॉलंटरी और दी स्ट्राइटेड मसल्स का। अब बात करते हैं अबाउट दी सेकेंड टाइप ऑफ मसल विच इज कॉल्ड द स्मूथ इनवॉलंटरी और दी अनस्ट्राइटेड मसल्स। अब देखो नाम ही क्या बता रहे, देखो सबसे पहले तो जब आप इन टाइप की मसल्स को देखते हो तो इन मसल्स में आपको पहली चीज तो कोई भी स्ट्राइएशन देखने को नहीं मिलती है। स्ट्राइएशन मतलब मैंने बताया था ना, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड जो आपको यहाँ देखने को मिलते थे वो यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। दे अपीयर टू बी स्मूथ। ओके, अपीयरेंस के बेसिस पे उनको स्मूथ बुलाया गया बिकॉज इनमें कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं है, बट इनकी जो एक्टिविटी है वो आपके नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, मतलब आप इनको अपने विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते हो, इसीलिए इनको बुलाते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। और इनका जो अपीयरेंस है जैसा कि मैंने बताया अनस्ट्राइटेड ही है। अब सिंस ये जो मसल्स है ना बच्चों, ये नॉर्मली आपको लाइन करती हुई नजर आएंगी दी इंटरनल साइड ऑफ इंटरनल विसरल ऑर्गन्स। तो जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो विसरल ऑर्गन्स है ना, जो अंदर से हॉलो होते हैं, उनकी इंटरनल लाइनिंग को ये लाइन करती हैं। कौन सी मसल्स? द स्मूथ मसल्स। ओके, इसीलिए इन मसल्स को हम इवन विसरल मसल्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? द विसरल मसल्स, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स को, हॉलो विसरल ऑर्गन्स यानी कि हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स को इंटरनली लाइन करते हैं। फाइन, सो वी टॉक्ड अबाउट द स्मूथ मसल्स आल्सो। और कौन कौन से वो हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स होने वाले हैं? दे गोइंग टू बी द एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें होने वाले जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी इन्हीं स्मूथ मसल्स की वजह से होता है। या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है एग का या फिर गैमीट्स का मूवमेंट होता है, वो भी होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस टाइप ऑफ मसल्स। ठीक है ना? सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ अ मसल विच इज कॉल्ड द कार्डियक मसल। नाम ही बता रहा है, कार्डियक वर्ड हमेशा ही हार्ट से रिलेटेड होता है। सो ये वो मसल्स हैं जो कि कहलाती हैं द मसल्स ऑफ योर हार्ट। सो हार्ट की मसल्स को कार्डियक मसल्स बुलाते हैं, जहां पर बहुत सारे कार्डियक मसल फाइबर्स या मसल सेल्स जो हैं वो एक साथ जुड़ते हैं टुगेदर ब्रांचिंग पैटर्न में। आपको ना ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न में देखने को मिलेंगे। देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर जो आपको स्मूथ मसल्स है ना वो आपको कुछ इस शेप के नजर आ रहे हैं, यू सी, जो कि लॉन्ग है और टेपरिंग है टुवर्ड्स द एंड, बट सेंटर में वो ब्रॉडन है। इस टाइप के इनके शेप को बुलाते हैं स्पिंडल शेप। तो नॉर्मली स्मूथ मसल सेल्स जो है वो आपको स्पिंडल शेप नजर आएंगे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्डियक सेल्स, वो कार्डियक सेल्स आपस में दे आर गोइंग टू बी टुगेदर, बट वो आपस में ब्रांच्ड करते हैं। ओके, तो ब्रांच्ड पैटर्न में वो आपको जॉइन नजर आएंगे एंड दे विल फॉर्म द कार्डियक मसल। तो होपफुली आपको ये तीन टाइप की मसल्स या उनका क्लासिफिकेशन क्लियरली समझ आया होगा। अब हम अपना स्पेशल अटेंशन पे करने वाले हैं उन मसल्स में जो कि लोकोमोशन या फिर बॉडी पोस्चर चेंज में हेल्प करते हैं, एंड विल बी टेकिंग अप द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स इन डिटेल। तो बच्चों, नाउ वी शैल टेक अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल। जैसा कि नाम बताता है, स्केलेटल मसल डेफिनेटली अटैच्ड होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी या फिर हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ, राइट। तो स्केलेटल सिस्टम में आते हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस, राइट। तो इमेजिन करो ये आपकी एक स्केलेटल मसल है, तो इसका एसोसिएशन होने वाला है विद द बोन्स, राइट। तो देखो इस तरीके से ये आपके बोन से अटैच नजर होगी या नजर आएगी। सो आपके सामने ये दिखाई जा रही है एक बोन। बोन को इस स्केलेटल मसल से अटैच करवाने में हेल्प करता है एक टफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम बुलाते हैं द टेंडन, राइट। तो आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि एक बोन और मसल को कौन ज्वाइन करा के रखता है? द टेंडन। और बोन को बोन से कौन कनेक्ट करवा के रखता है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो, तो यहां पर आपके सामने एक स्केलेटल मसल का हमने अटैचमेंट देख लिया विद द बोन विद द हेल्प ऑफ अ टेंडन।
चलो अब एक स्केलेटल मसल को थोड़ा जूम करके देखते हैं, इसका कट सेक्शन में आपको ये कैसी अपेयर करेगी। तो जब आप एक स्केलेटल मसल को कट करते हो तो कट करने पे ना आपको ऐसे नंबर ऑफ मसल बंडल्स नजर आते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे बंडल्स नजर आएंगे। अब सिंस बायोलॉजी में हम लोग बंडल्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द फैसिकल, तो इसीलिए इनको हम फैसिकल बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? वी कॉल दीज स्ट्रक्चर्स टू बी द फैसिकल्स। गेटिंग दिस? अब ये जो फैसिकल्स है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, दीज आर नथिंग बट दी मसल बंडल्स। अब यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कि एक मसल आखिरकार मिलके बनता है फ्रॉम अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स, जिन्हें हम फैसिकल्स बनाएंगे। और जितने भी ये मसल बंडल्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजनस टिश्यू लेयर, और उस कोलेजनस की टिश्यू लेयर को हम बुलाते हैं द फैसिया। तो यहां पर ये सभी के सभी मसल बंडल जितने भी नजर आ रहे हैं, इनको होल्ड करके रख रहा है टुगेदर एक कॉमन कोलेजन की बनी कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसे हम फैसिया बुलाएंगे। तो फैसिया क्या है? इट इज अ कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, एक मसल बंडल को इस मसल में से बाहर निकाल के देखते हैं। सो जब आप एक मसल बंडल को ऐसे बाहर निकाल के देखोगे ना, तो आप देखोगे ये मसल बंडल भी कुछ और स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं। तो ये जो मसल बंडल्स हैं, दे आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ मसल सेल्स, और उन नंबर ऑफ मसल सेल्स को हम बुलाते हैं दी मसल फाइबर्स। ठीक है, तो यानी कि मसल का जो बंडल है वो आखिरकार मिलके बनता है बहुत सारे मसल सेल्स या मसल फाइबर्स से। अब एक मसल फाइबर्स को जब हम देखते हैं ना बच्चों, यूजुअली मैंने आपको एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पीछे भी दिखाया था पिछली वाली स्लाइड में। तो मैंने आपको बताया था कि मसल की जो सेल्स होते हैं वो जनरली इलोंगेटेड होते हैं, और इलोंगेटेड होने की वजह से वो थ्रेड लाइक अपीयर करते हैं, और इसलिए मसल सेल्स को हम मसल फाइबर्स बुलाते हैं। तो इसलिए देखो, अब अगर एक मसल, यहां पर अगर एक मसल बंडल है, सो इस मसल बंडल में से मैंने एक मसल सेल को बाहर निकाल लिया है, एंड सिंस ये ज्यादा इलोंगेटेड है, इसीलिए ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, जिसकी वजह से इसको हम मसल फाइबर बुलाएंगे। अब सिंस ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, तो इस सेल के लिए यूज होने वाली, या फिर इस सेल के पार्ट्स के लिए यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है, वो भी थोड़ी डिफरेंट होगी फ्रॉम द रेगुलर सेल्स। ठीक है, तो देखो जनरली हम जो टर्म्स यहां पर एक मसल फाइबर या उसके कंपोनेंट से रिलेटेड यूज करेंगे, उनमें जनरली आपको एक प्रीफिक्स यूज होता हुआ नजर आएगा, विच इज द टर्म सार्को। सो सार्को वर्ड आपको जनरली, मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि आपको सार्को वर्ड एज अ प्रीफिक्स जनरली देखने को मिलेगा इन द पार्ट्स ऑफ दिस सेल। जैसे कि नॉर्मली किसी सेल की जो बाउंड्री होती है, एक एनिमल सेल की जो बाउंड्री होती है, वो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा बुलाते हैं। पर एक मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होगी या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसको हम बुलाएंगे द सार्कोलेमा। ठीक है, सो इसको हम क्या बुलाएंगे? सार्कोलेमा। प्लाज्मा लेमा नहीं बुलाएंगे, सार्कोलेमा। ठीक है, अब इसी तरह से जो एक नॉर्मल सेल के अंदर होता है, मतलब विद इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है द साइटोप्लाज्म, तो इसके साइटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म नहीं बुलाएंगे, रादर वी विल कॉल इट द सार्कोप्लाज्म। तो यहां पर जब हम इसका सेक्शन देखेंगे तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा? सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब इस सार्कोप्लाज्म में पहली चीज तो आपको बहुत सारे फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। मतलब यहां पर एक मसल फाइबर के अंदर, एक मसल सेल के अंदर आपको मोर देन वन न्यूक्लियाई की कंडीशन मिलती है, और इसी को हम बुलाते हैं सिंसाइशियम कंडीशन। तो एक मसल फाइबर जो है ना बच्चों, इट इज एक्चुअली अ सिंसाइशियम। व्हाट इज इट? अ सिंसाइशियम। सिंसाइशियम बोले तो इट हैज मेनी न्यूक्लियाई, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है विद इन दी मसल फाइबर। ये बात समझ आ गई। चलो अब इस सार्कोप्लाज्म के अंदर, जैसे नॉर्मली किसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, यहां पर भी आपको वैसे ही मिलेंगे, बट यहां पर दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में बताऊंगा। पहली चीज, जो सार्कोप्लाज्म में आपको नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बुलाते हैं, उनको हम यहां पर नाम देंगे दी सार्कोसोम्स। Sorry, not sarcosomes, we will call it yes, we will call it sarcosomes, definitely. So we'll call it sarcosomes.
सार्कोसोम्स। तो सार्कोसोम्स इज द नेम गिवन टू द डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हो गया सार्कोसोम, और प्लस यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क मिलेगा इनसाइड द मसल फाइबर, उसको हम नाम देंगे द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बुलाएंगे? द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वी विल कॉल इट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये है द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ओके, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आगे आप पढ़ोगे कि आपको कैल्शियम आयंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और कैल्शियम आयंस यहीं पर स्टोर होते हैं विद इन अ मसल सेल। ठीक है, सो दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयंस। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कैरेक्टरिस्टिक है इस मसल फाइबर का, एक मसल सेल के अंदर ना आपको नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और उन पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स को हम बुलाते हैं द मायोफिलामेंट्स और द मायोफाइब्रिल। सो यहां पर हम थोड़ा सा जूम करके देखने वाले हैं द स्ट्रक्चर राइट ऑफ द मायोफाइब्रिल और द मायोफिलामेंट्स। रिमेंबर मैंने आपको बताया इनको हम मायोफिलामेंट्स भी बुला सकते हैं, राइट तो मैंने आपको बताया एक मसल सेल के अंदर आपको नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स मिलेंगे विच वी कॉल द मायोफिलामेंट्स और द मायोफाइब्रिल। अब एक मायोफाइब्रिल में जनरली आपको दो बैंड देखने को मिलते हैं जो कि ऑल्टरनेटली अरेंज्ड नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखोगे आप, अगर इस फिगर में इस डायग्राम में देखोगे तो यू विल सी कि आपको ना एक लाइट सा बैंड नजर आ रहा है, लाइट कलर का बैंड। जनरली इसको लाइट माइक्रोस्कोपी में देखोगे तब ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। सो आपको ये लाइट अपीयर करेगा, राइट और एक बैंड ऐसा है जो कि आपको डार्क अपीयर करेगा, राइट सो ये बैंड देखो आपस में ऑल्टरनेटली अरेंज्ड हैं, जैसे एक डार्क बैंड फिर लाइट बैंड फिर डार्क बैंड फिर लाइट बैंड फिर डार्क बैंड फिर लाइट बैंड। इस तरीके से जो ऑल्टरनेटली बैंड्स का अरेंजमेंट है ना, यही एक स्केलेटल मसल को स्ट्राइएटेड यानी कि स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से हम स्केलेटल मसल को स्ट्राइएटेड मसल्स भी बुलाते हैं, राइट। अब देखो यहां पर ये जो लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं उनके नाम है स्पेसिफिकली। तो एक जो लाइट बैंड आपको नजर आएगा, इस लाइट बैंड को हम बुलाते हैं द आई बैंड। आई बैंड बोले तो आइसोट्रॉपिक बैंड, और ये कैसा अपीयर करेगा आपको? लाइट। सो दिस इज द आइसोट्रॉपिक बैंड और द लाइट बैंड। जो नेक्स्ट आपका बैंड आता है जो डार्क अपीयर करता है उसको हम बुलाते हैं द ए बैंड और द एनाइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। सो वी कॉल इट एनाइसोट्रॉपिक बैंड which is going to be dark in its appearance। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब जब हम क्लोज एग्जामिनेशन करते हैं ना स्केलेटल मसल का या फिर एक मायोफिलामेंट का, तो आपको पता चलता है कि ये जो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं ये एक्चुअली इनका अपीयरेंस है बिकॉज ऑफ सम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो कि फिलामेंट्स के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ओके सो कुछ रिपीटिंग छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कि आपस में ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मिंग रॉड लाइक फिलामेंट्स, जिनकी वजह से इनका ये कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो आई बैंड है या फिर लाइट बैंड है ये कंपोज होता है ऑफ द प्रोटीन विच इज कॉल्ड द एक्टिन प्रोटीन। सो ये एक्टिन प्रोटीन की वजह से फॉर्म होता है ये बैंड। सो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि वो प्रोटीन जो कि फोर्स जनरेट कर सके फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। आगे इनके बारे में हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। और सिमिलरली जो एनाइसोट्रॉपिक बैंड है वो फॉर्म होता है ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच इज कॉल्ड दी मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। अब आप ध्यान से जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये एक्टिन प्रोटीन जो है वो जब ज्वाइन करते हैं दे फॉर्म अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। सिमिलरली मायोसिन प्रोटीन भी आपस में ज्वाइन करके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। दोनों के जब आप रॉड्स के स्ट्रक्चर देखोगे ना यू विल फाइंड एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनने वाला जो फिलामेंट है वो कैरेक्टरिस्टिकली आपको थोड़ा सा पतला नजर आएगा, और वो फिलामेंट जो ये फॉर्म करेंगे उसको हम इसलिए थिन फिलामेंट भी बुलाएंगे। सिमिलरली जो मायोसिन प्रोटीन्स हैं जब वो ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म द फिलामेंट अपीयर्स टू बी थिक, और इसीलिए मायोसिन प्रोटीन के बनने वाले जो फिलामेंट्स हैं उनको हम थिक फिलामेंट्स बुलाएंगे। ये बात समझ आई? अभी इनको हम डिटेल में भी समझते हैं। सो अब हम टेकअप करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफाइब्रिल और द मायोफिलामेंट, ताकि हमें एक एक पार्ट को उनके अच्छे से समझ पाए। सो नेक्स्ट, आर यू रेडी फॉर टेकिंग अप द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफाइब्रिल नाउ?
तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं दी स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोफिलामेंट और दी मायोफाइब्रिल। अब देखो आपके सामने यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से दिखाया जा रहा है दी स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोफाइब्रिल। नाउ पे अटेंशन टू ईच ऑफ द पार्ट। हमने देखा था अपनी पिछली स्लाइड में कि कैसे एक मसल फाइबर में आपको ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं। लाइट बैंड को बुलाते थे आई बैंड और डार्कर बैंड को बुलाते थे द ए बैंड। सो यहाँ पर पहली चीज तो हम उन बैंड्स को ढूंढेंगे। सो आपके सामने देखो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है द आई बैंड, यहां से लेकर यहां तक। अब आप इस ध्यान से अगर इस आई बैंड को देखोगे तो जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था, इस आई बैंड में आपको सिर्फ एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट्स मिलते हैं, है ना। एक्टिन प्रोटीन ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि फिलामेंट के फॉर्म में अटैच नजर आएंगे, वो भी पैरेलली। तो देखो यहाँ पर ये जो रेड लाइंस आपको दिखाई जा रही हैं पैरेलली अरेंज्ड, कैन यू सी दीज? इन पैरेलली अरेंज्ड लाइंस को ही हम एक्टिन फिलामेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। अब सिंस ये जो एक्टिन फिलामेंट है इनकी थिकनेस मायोसिन की यानी कि दूसरे वाले जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कि ए बैंड बनाते हैं उनकी थिकनेस से कम है, इसीलिए इन एक्टिन प्रोटीन की फिलामेंट्स को हम बुलाएंगे द थिन फिलामेंट्स। तो एक्टिन फिलामेंट्स आर आल्सो कॉल्ड द थिन फिलामेंट। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आप इस आई बैंड को ध्यान से देखो। इस आई बैंड के बीचों बीच से आपको एक जिगजैग पैटर्न में जाती हुई एक इलास्टिक फाइबर की लाइन दिख रही है। यू कैन सी दिस। सो इन एक्टिन फिलामेंट्स को एक्चुअली ये लाइन जोड़ के रख रही है। कैन यू सी? सो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है क्योंकि ये जिगजैग पैटर्न में मूव कर रही है, इसीलिए इस लाइन को हमने जी लाइन बुलाया। क्या बुलाया? द जी लाइन और द जेड लाइन। तो ये जेड लाइन क्या है? इट इज द लाइन और इट इज एन बेसिकली एन इलास्टिक फाइबर। ये एक इलास्टिक फाइबर है जिनसे जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो हेल्ड रहते हैं टुगेदर। सो एक्टिन फिलामेंट्स इस इलास्टिक फाइबर से जॉइंड रहते हैं, ओके और इसीलिए अपनी पोजीशन पे भी हेल्ड रहेंगे थ्रू आउट। ओके, सो इस तरीके से आपको ये जी लाइन नजर आ रही है जो कि क्या कर रही है? राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आई बैंड यानी कि इन टोटल आई बैंड के बीचों बीच से जा रही है और इसका मतलब ये इस आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट बोले तो टू इक्वल हाफ्स में कट कर रही है ना, ये डिवाइड कर रही है। तो ये बात हो गई आपके आई बैंड की। ठीक है, इस वी लाइन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, अभी मैं आपको बताता हूं क्यों। ओके, फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स द ए बैंड जो डार्क बैंड था। अब डार्क बैंड में मैंने आपको बताया था वो फॉर्म्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स कॉल्ड द मायोसिन प्रोटीन, है ना। तो मायोसिन प्रोटीन जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं फॉर्मिंग अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द फिलामेंट। तो वो मायोसिन फिलामेंट्स बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ब्लू कलर के जो इस तरीके से पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, दे आर ऑल दी मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर है। अब आप देखो जिस तरीके से आई बैंड के बीचों बीच से क्या पास कर रहा था? द जी लाइन। सिमिलरली आप देखोगे ए बैंड के बीचों बीच से आपको पास करती हुई नजर आएगी एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन और वो कहलाती है द एम लाइन। क्या कहलाती है? द एम लाइन। सो दिस इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। और एक्चुअली ये जो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है, एम यहां पर मेम्ब्रेन से ही आया है, ये मेम्ब्रेन है एक्चुअली। ठीक है, तो ये थिन फाइब्रस जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या करती है? मायोसिन फिलामेंट्स को उनकी पोजीशन में होल्ड करके रखती है। सो जैसा कि यहां पर जी लाइन कर रहा था, जी लाइन एक्टिन फिलामेंट्स को होल्ड करके रख रहा था अपनी पोजीशन में, सिमिलरली यहां पर एम लाइन भी क्या कर रहा है? इन मायोसिन फिलामेंट्स को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रख रहा है। ये बात क्लियर होगी ना? चलो, अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती है, मतलब एक रेस्टिंग स्टेज की बात की जाए, तो जब एक मसल रेस्टिंग स्टेज में होती है आप जनरली नोट करोगे एक्टिन फिलामेंट का यानी कि इस रेड लाइन का कुछ पोर्शन इस ब्लू लाइन यानी कि मायोसिन फिलामेंट से ओवरलैप कर रहा है। देखो यहां पर इस तरीके से ये जो रेड लाइन वाला पोर्शन है देखो वो ओवरलैप कर रहा है विद द मायोसिन फिलामेंट। कैन यू सी दिस? यहां पर नजर आ ही रहा है आपको। सो जनरली रेस्टिंग स्टेज में एक्टिन फिलामेंट थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है विद द मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, सो यहां पर आपको ओवरलैपिंग मिलेगी एक्टिन एंड मायोसिन की, बट स्टिल ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डार्क ही अपीयर करेगा। ठीक है, ओके, बट ए बैंड का वो रीजन जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है एक्टिन और मायोसिन के बीच में, मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन ही प्रेजेंट है या मायोसिन फिलामेंट ही प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां से लेकर ये वाला जो रीजन है, दिस वन, ये रीजन, कैन यू सी दिस रीजन? इस रीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन्स ही मिलेंगे या फिर मायोसिन फिलामेंट्स ही मिलेंगे। ए बैंड का वो हिस्सा जहां पर
कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के बीच में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बुलाते हैं द एच जोन। और एच यहां पर स्टैंड करता है फॉर द वर्ड हेंसन, तो इसको हम हेंसन्स जोन बुलाएंगे। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट वेरी वेल। तो आई होप आपको सारे ये बैंड समझ में आ गए होंगे, आई बैंड, ए बैंड और एच जोन, और ये सारी लाइंस एम लाइन और जी लाइन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो मुझे आपको बताना है, नाउ द टर्म इज कॉल्ड सार्कोमियर। क्या बुलाते हैं? टर्म है सार्कोमियर। आप देखो एक जी लाइन से लेकर, देखो इस जी लाइन से लेकर अगली जी लाइन तक का बीच में जितना भी मायोफाइब्रिल का सेगमेंट लाया करता है, द पार्ट ऑफ द मायोफाइब्रिल जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, विच लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन्स इज कॉल्ड अ सार्कोपियर। ठीक है, एंड देखो मैं बता दूं, इट इज द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन्स, एंड इसको कहा जाता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक मसल का सबसे वो छोटा हिस्सा जो कि कॉन्ट्रैक्शन अंडरगो कर सकता है। तो सार्कोमियर रिप्रेजेंट करता है दैट पोर्शन या दैट स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ मसल जो कि कॉन्ट्रैक्शन अंडरगो कर सकती है। सो इट इज द यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ज्यादा अच्छे से स्पेसिफाई करना है तो लिख दो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, सो इट इज दी फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। होपफुली अब आपको सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे मायोफाइब्रिल के, और ये जो टर्म है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर के बारे में ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद रखना कि ये दो सक्सेसिव जी लाइंस के बीच का हिस्सा है मायोफाइब्रिल का, जो कि अंडरगो कर सकता है कॉन्ट्रैक्शन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। होपफुली आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। नाउ इट इज टाइम कि अब हम यहां पर देखें द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिन एंड द मायोसिन प्रोटीन, और कैसे ये मिलकर वो फिलामेंट्स बनाते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में इन डिटेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये जो दोनों के दोनों प्रोटीन्स या फिलामेंट्स हैं वो एक्चुअली पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स बोले तो वो रिपीटेड कुछ स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं। तो जब हम एक्टिन की बात करते हैं तो एक्टिन मिलके बनते हैं ऑफ सम स्मॉल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो कि स्फेरिकल हैं इन देयर अपीयरेंस। ग्लोब्यूलर या फिर ग्लोब्यूल का मतलब क्या होता है? ग्लोब्यूल मतलब ग्लोब का मिनिएचर फॉर्म, राइट? तो सिमिलरली यहां पर भी ये ग्लोब्यूलर यानी कि स्फेरिकल ही नजर आते हैं, जिसकी वजह से इन रिपीटिंग स्ट्रक्चर या मोनोमर्स को हम जी एक्टिन बुलाएंगे। जी बोले तो ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो ये जो ग्लोब्यूलर एक्टिन्स हैं इस तरीके से नजर आ रहे हैं, ये आपस में पॉलीमराइज करते हैं, दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन। सो दे विल जॉइन टुगेदर और वो फॉर्म करेंगे इस तरीके से एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करने वाले हैं जिसको हम फिलामेंट भी बुला सकते हैं, राइट? क्योंकि फिलामेंटस अपीयरेंस ही है, थ्रेड लाइक मतलब फिलामेंट लाइक, तो इसी वजह से इसको हम एफ एक्टिन बुलाएंगे। सो एफ बोले तो फिलामेंटस, ये बात समझ में आ गई? चलो, तो जो फिलामेंटस एक्टिन है यानी कि एफ एक्टिन जो है वो मिलके बनता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, जो कि इसके लिए एक मोनोमर की तरह एक्ट करेगा। जैसे जूनियर क्लासेस में आप मैथ्स में पढ़ते थे ना कि डॉट्स को ज्वाइन करने से क्या बनती है? एक लाइन बनती है। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ग्लोब्यूलर जी एक्टिन्स को एक साथ ज्वाइन करने से एक लॉन्ग थ्रेड लाइक एफ एक्टिन या फिर फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसी दो एफ एक्टिन, अब मैं यहां बताने वाला हूं आपको, ऐसी दो एफ एक्टिन आपस में हेलिकली ट्विस्ट हो जाती है अराउंड ईच अदर टू फॉर्म द एक्टिन फिलामेंट। तो जो आपको थिन फिलामेंट नजर आ रही थी ना उस मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर में, वो एक एफ एक्टिन से मिलके नहीं बनती है, दो एफ एक्टिन से मिलके बनती है, जो कि देखो इस तरीके से आपस में हेलिकली ट्विस्टेड हो जाते हैं, हेलिकली कॉइल्ड हो जाते हैं अराउंड ईच अदर। सो यू आर गेटिंग दिस ना? तो ये एक एफ एक्टिन जा रही है और ये दूसरी एफ एक्टिन जा रही है। ये दोनों एफ एक्टिन आपस में हेलिकली ट्विस्टेड हैं और वो फॉर्म कर रहे हैं द थिन फिलामेंट। तो एक थिन फिलामेंट एक्चुअली दो एफ एक्टिन से मिलकर बन रही है, ये बात को ध्यान में रख लो। ओके, नाउ अब आप एक चीज और नोटिस करोगे,
जो थिन फिलामेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एफ एक्टिन नहीं होगा, उसमें आपको एक और बल्कि दो और प्रोटीन्स मिलते हैं। पहली चीज तो एक और फिलामेंटस प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा जो कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एफ एक्टिन रन करेंगे। जैसे अगर ये एक एफ एक्टिन जा रहा है ना, तो इस एफ एक्टिन के पूरी लेंथ के अलोंग आपको एक ये येलो कलर से दिखाया जा रहा है एक फिलामेंटस प्रोटीन नजर आएगा, जिसे हम बुलाते हैं द ट्रोपोमायोसिन। क्या बुलाते हैं? ट्रोपोमायोसिन। देखो समझ लो, तो ट्रोपोमायोसिन क्या है? ये कुछ फिलामेंटस प्रोटीन है जो कि ईच ऑफ द एफ एक्टिन के अलोंग रन करते हैं थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो इसका मतलब यहां पर दो एफ एक्टिन्स थे इस वाले थिन फिलामेंट में, इसका मतलब आपको दो ही क्या मिलेंगे? ट्रोपोमायोसिन मिलेंगे। तो 2 ट्रोपोमायोसिन ईच ऑन एफ एक्टिन रन करते हैं अलोंग इट्स लेंथ, राइट? ठीक है, अब ये हो गई भाई ट्रोपोमायोसिन की बात। अब हम देखते हैं तीसरा टाइप का प्रोटीन। तीसरा जो प्रोटीन है ना बच्चों, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको कि हम बुलाते हैं ट्रोपोनिन। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि ये मल्टीपल सब यूनिट से मिलकर बनता है। ओके, तो मतलब इसको जोड़ने के लिए, मिलकर बनाने के लिए असेंबलिश करानी पड़ती है सब यूनिट्स की। तो यहां आप देखोगे ये जो ट्रोपोनिन है ये आपको कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे नजर आएगा, प्लेस्ड ऑन दी ट्रोपोमायोसिन। देखो ये कहां पर अटैच्ड है? इट इज प्लेस्ड ऑन दिस येलो लाइन। येलो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? द ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन पे कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे आपको देखो ऐसे 3 सब यूनिट्स कंटेनिंग ये प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएगा रेगुलर इंटरवल पे, राइट? सो इनको हम बुलाते हैं ट्रोपोनिन, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है, जिसको कि मैं यहां पर ऐसे मेंशन कर दूं। सो अगर ये मैंने रिप्रेजेंट किया इनको, तो ये 3 जो सब यूनिट्स हैं उनमें से देखो एक कौन सा है? वन इज कॉल्ड द TNT, दैट इज ट्रोपोनिन, विच इज ये वो सब यूनिट है जो कि क्या करेगा? ट्रोपोनिन को बाइंड करने में हेल्प करेगा विद द ट्रोपोमायोसिन। तो देखो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करने में दिस TNT हेल्प्स। ठीक है, ओके। फिर आता है TNC, दैट इज ट्रोपोनिन का वो सब यूनिट जो कि कैल्शियम से बाइंड करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कैल्शियम से बाइंडिंग के लिए, कैल्शियम जब रिलीज होंगे ना उस टाइम पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वो ट्रोपोनिन पे इसी साइड पे जाके बाइंड करेंगे। एंड यू विल फाइंड अनदर वन विच इज TNI, दैट इज ट्रोपोनिन और I फॉर इनहिबिटिंग। तो बेसिकली ये इनका इनहिबिटरी एक्शन होता है, ये इनहिबिशन करते हैं। कैसे इनहिबिशन करेंगे? क्या इनहिबिशन करेंगे? एक्चुअली ये एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन से जो बाइंडिंग वाली साइट्स हैं, अब आगे देखोगे, आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन से बाइंड करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो एक्टिन फिलामेंट पे जो भी मायोसिन से बाइंडिंग साइट्स हैं उनको ये सब यूनिट क्या करता है? मास्क करके रख देता है। क्या करके रखता है? मास्क करके या हाइड करके रखता है। ठीक है, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा ना, तो एक्टिन फिलामेंट पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी वो मास्क रहती हैं, हिडन रहती हैं, और वो मास्क करके कौन रखता है? दिस ट्रोपोनिन का ये वाला सब यूनिट, दैट इज TNI। आई होप आपको ये सारे जो भी प्रोटीन्स फॉर्म कर रहे हैं द थिन फिलामेंट, रिमेंबर ये फॉर्म क्या कर रहे हैं? थिन फिलामेंट। ये मैं आपको बताता हूं, दीज टुगेदर फॉर्म द थिन फिलामेंट। So they form the thin filament. कौन कौन से वो प्रोटीन्स हैं बच्चों? F actin, 2 F actins, 2 tropomyosin, and regular intervals पे distributed the complex protein called the troponin with 3 of its subunits. ये बात समझ में आ गई? तो ये तो बात होगी दी स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, तो पहला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट प्रोटीन विच इज द मायोसिन। अब मायोसिन को जब आप ध्यान से देखते हो बच्चों, तो मायोसिन भी एक पॉलीमर है, पॉलीमर, और इसकी जो मोनोमर है जिससे ये जिस रिपीटेड स्ट्रक्चर से मिलके ये बनता है उन्हें हम बुलाते हैं मीरोमायोसिन। तो मायोसिन का जो मोनोमर है, मोनोमर इज कॉल्ड अ मीरोमायोसिन। ठीक है, सो मायोसिन का ये यूनिट है, सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, जो कि ज्वाइन कर रहा है टू फॉर्म द मायोसिन। अब एक मीरोमायोसिन ना आपको ऐसे नीचे दिखाया जा रहा है, पे अटेंशन ओवर हियर। सो यहां पर आप देखोगे मीरोमायोसिन, दिस इज अ मीरोमायोसिन। ठीक है, मीरोमायोसिन में आपको पहली चीज तो 2 हिस्से नजर आएंगे। एक हिस्सा ऐसा नजर आएगा जिसका एक ग्लोब्यूलर सा हेड है, राइट, विथ अ शॉर्ट आर्म। तो देख रहे हो ये शॉर्ट आर्म के साथ एक ग्लोब्यूलर सा हेड नजर आ रहा है। यू सी this head portion with a short arm
इसको हम बुलाते हैं हेवी मीरोमायोसिन। क्या बुलाएंगे? हेवी मीरोमायोसिन। तो यू कैन सी दिस थिंग कि ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, दिस रीजन जहां पर हेड है विद द शॉर्ट आर्म, इसको हम बुलाएंगे हेवी मीरोमायोसिन और इसको हम HMM भी लिखते हैं। गेटिंग? और रिमेनिंग जो बचा है, दिस इज दैट टेल पोर्शन। यू सी, ये जो टेल वाला पोर्शन है बच्चों, इसको हम बुलाते हैं द लाइट मीरोमायोसिन और द LMM। सो ये क्या है? लाइट मीरोमायोसिन, दैट इज LMM। होपफुली यहां तक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। ठीक है, अब यहां पर ये लाइट मीरोमायोसिन तक हमने देख लिया। अब ध्यान से देखो ओवर हियर, ये जो HMM है, जो हेड वाला पोर्शन है, इसमें जो हेड वाला रीजन है, एग्जैक्टली आर्म वाला रीजन अभी छोड़ दो, हेड वाले रीजन में आपको दो बाइंडिंग साइट्स देखने को मिलती हैं। एक्चुअली ये जो हेड है ना, ये एक एक्टिव ATPase है, मतलब इसमें ATP जाके बाइंड करके हाइड्रोलाइज होता है, ब्रेक होता है टू रिलीज एनर्जी। तो ये एक्टिव ATPase की तरह भी एक्ट करता है। तो इसका मतलब उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ATP की बाइंडिंग साइट भी इस हेड पे प्रेजेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी तो जाके ATP बाइंड करेगा और फिर ATP को ब्रेक करेगा। तो यहां पर देखो, आपको पहली चीज तो एक ATP बाइंडिंग साइट देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको ये ATP बाइंडिंग साइट मिल रही है। दूसरी चीज, ये जो आपके मायोसिन है, मायोसिन मैंने बताया था मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर एक्टिन फिलामेंट से बाइंड करेंगे। तो एक्टिन से बाइंड करने के लिए भी जो साइट है वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए ऑन दिस हेड इटसेल्फ। तो इसका मतलब यहां पर आपको एक्टिन बाइंडिंग साइट्स भी मिलती हैं। कैन यू सी दिस? तो आपको इस तरीके से एक्टिन बाइंडिंग साइट भी मिलेगी ऑन द हेड। और आप देखोगे ये जो शॉर्ट आर्म वाला रीजन है ना, ये आपस में से कॉइल हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉइलिंग की वजह से जो आपका हेड वाला पोर्शन है या फिर हेवी मीरोमायोसिन वाला जो पोर्शन है ना, वो आपको एक एलिवेटेड एंगल पे नजर आएगा। तो आपको कुछ एक एंगल फॉर्म करता हुआ नजर आएगा, और वो भी दूसरे वाले मीरोमायोसिन से थोड़े डिस्टेंस पे। तो थोड़े से डिस्टेंस पे फ्रॉम द नेक्स्ट मीरोमायोसिन और विद एन एंगल, ये जो पोर्शन आपको नजर आने वाला है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस शो करेगा ऑफ द मायोसिन फिलामेंट। तो आपको इस तरीके से ना एक एंगल पे, अगर ये टेल वाला एंगल है तो देखो इसे टेल से एंगल से ही थोड़ा सा उठा हुआ होगा। कौन सा? हेवी मीरोमायोसिन वाला पोर्शन। गेटिंग दिस पॉइंट क्लियरली? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। और मैंने आपको बताया कि ये जो शॉर्ट आर्म वाला पोर्शन है, ये आपस में ऐसे क्रॉस करता है एक दूसरे को। तो ये जो शॉर्ट आर्म है वो क्रॉस करने के बाद फॉर्म करेंगे द क्रॉस आर्म, क्योंकि वो क्रॉस करने के बाद एलिवेटेड एंगल पे क्या कर रहे हैं? मायोसिन के हेड को ऊपर की तरफ एक एंगल पे उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन गेट्स कंप्लीटेड। आई होप आपको द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन क्लियरली समझ आए होंगे। तो बच्चों, एज ऑफ नाउ वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। अब बारी है कि हम स्टडी करें द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो रियल मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन किया जाता है बाय अ थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ना ये जो थ्योरी है इसको प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था हक्सले एंड हक्सले। सो दिस थ्योरी वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय A.F. Huxley and H.E. Huxley ने। So ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस थ्योरी को प्रपोज किया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अंडरगो तब करता है जब थिक फिलामेंट्स के ऊपर थिन फिलामेंट्स स्लाइड करती हैं। थिक फिलामेंट्स याद है आप सभी को? थिक और थिन फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट्स बोले तो मायोसिन फिलामेंट्स, और थिन फिलामेंट्स बोले तो दी एक्टिन फिलामेंट्स। तो एक थिक फिलामेंट के ऊपर जब थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगी तब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो रिमेंबर, स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स कॉजेज मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स, यानी कि हमेशा स्लाइडिंग किसकी होगी? थिन फिलामेंट्स की, एक्टिन फिलामेंट्स की। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं पहली चीज। तो भाई कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को समझना है तो उसके पहले तो एक इनिशिएशन होना चाहिए भाई कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होगा। तो जो इनिशिएशन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, उसका सिग्नल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज पहुंचता है टू द मसल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को लेकर कौन आएगा? डेफिनेटली द मोटर न्यूरॉन। आपको पता है ना, मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रिस्पॉन्स है वो लेकर आते हैं टू द इफेक्टर ऑर्गन या फिर सेंस ऑर्गन तक। सो यहां पर अगर दिस इज द मसल, अगर ये मसल है
जो कि एक इफेक्टर ऑर्गन की तरह एक्ट करेगी, राइट। तो मसल तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही मैसेज लेकर कौन आएगा? द मोटर न्यूरॉन। सो मोटर न्यूरॉन और जो मसल फाइबर इससे एसोसिएटेड है, देखो द मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटेड मसल फाइबर टुगेदर फॉर्म करते हैं एक मोटर यूनिट को। सो रिमेंबर, ये जो दो चीजें हैं, मोटर न्यूरॉन along with the muscle, they form the मोटर यूनिट, ठीक है। और आप देखोगे मोटर न्यूरॉन के जो एक्सॉन एंड बल्ब्स हैं, ये लॉन्ग प्रोसेस जो आ रही है एक्सॉन की आ रही है, और एक्सॉन से एंड में जाके आपको कुछ ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम एक्सॉन एंड बल्ब्स बुलाते हैं। वो कॉन्टैक्ट में होते हैं विद द मसल, राइट। और मसल और एक्सॉन एंड बल्ब के बीच में छोटी सी जो स्पेस होती है उसे हम बुलाते हैं द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आइए अब हम यहां पर थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर को देखते हैं, जूम आउट करके। पे अटेंशन। ये क्या है बच्चों? दिस इज दी एक्सॉन एंड बल्ब, ठीक है, ओके। अब यहां पर ध्यान से देखो, पे अटेंशन। यहां पर इसके अंदर आपको इस एक्सॉन एंड एंड बल्ब के अंदर आपको कुछ नंबर ऑफ वेसिकल्स मिलती हैं, ठीक है। ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल जो कि एक न्यूरॉन से आ रहा है उसको ट्रांसमिट करते हैं आगे, ओके, इन द फॉर्म ऑफ दिस केमिकल। तो यहां पर क्या फील्ड है? द न्यूरो ट्रांसमिटर्स, ठीक है, जिसमें से हमें जो इंपॉर्टेंटली याद रखना है दैट इज एसिटाइल कोलिन, जैसे हम ACH से रिप्रेजेंट करते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जब एक सिग्नल आएगा तो वो क्या करेगा? इस वेसिकल को पुश करेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सॉन एंड बल्ब्स, राइट। और वहां पर जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है और जो एक्सॉन एंड बल्ब की मेम्ब्रेन है वो आपस में देखो ऐसे फ्यूज कर जाएंगी। देन दे फ्यूज, तो अंदर फिल्ड जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, केमिकल्स हैं, एसिटाइल कोलिन है, वो रिलीज हो जाएगा इनटू दिस स्पेस। और यहां पर मैं ग्रीन कलर से ना आपको क्या दिखाने जा रहा हूं, देखो ये जो ग्रीन लाइनिंग में ड्रॉ कर रहा हूं, एक्चुअली दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। यू सी, दिस इज एक्चुअली द सार्कोलेमा। ये क्या है? द सार्कोलेमा। सो रिमेंबर, दिस इज सार्कोलेमा, यानी कि मसल फाइबर और एक्सॉन एंड बल्ब के बीच की जो ये स्पेस अब आपको नजर आ रही है, दिस स्पेस, यू स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस जो है वो कहलाएगा द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके। सो इसको हम क्या बुलाएंगे? We call this space as neuromuscular junction, ठीक है। इसको हम लोग मोटर एंड प्लेट भी बुलाते हैं, ठीक है। गॉट दिस? ओके। तो देखो नाउ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने देख लिया, मोटर एंड प्लेट, ओके। नाउ सिग्नल से क्या हुआ? देखो जब एसिटाइल कोलिन, ये जो पिंक कलर के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, जब ये रिलीज होने लगेंगे इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ये जाके आपके सार्कोलेमा पे प्रेजेंट सोडियम आयंस, सोडियम चैनल्स को ओपन कर देंगे। सोडियम चैनल्स के थ्रू ये क्या करेंगे? जब सोडियम चैनल्स, बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये न्यूरोट्रांसमीटर इस मेम्ब्रेन पे लगे कुछ रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और उसके बाद ये कुछ सोडियम चैनल्स दिखाए जा रहे हैं पर्पल कलर के, इनको ओपन कर देंगे, जिनकी वजह से क्या होगा? सोडियम आयन का इनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा थ्रू दीज चैनल्स। जब सोडियम आयन अंदर की तरफ ज्यादा होने लगेंगे तो अंदर की मेम्ब्रेन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? सी, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, एसिटाइल कोलिन जाके सार्कोलेमा पे, यानी कि इस मेम्ब्रेन पे लगे रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा और सोडियम चैनल्स को ओपन करेगा। सोडियम चैनल्स का इनवर्ड फ्लो होगा जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। अब ये जो मेम्ब्रेन है डीपोलराइज होते हुए, ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, ये पूरी तरह से ट्रैवल करती है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो सार्कोलेमा है, दैट मींस ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ दीस मसल फाइबर, ये कुछ अंदर तरीके से, देखो इस तरीके से इन्वेजिनेट करके वापस बाहर आ रही है। डू यू सी समथिंग? ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है जो कि लेटर T की तरह नजर आ रहा है। देखो, कैन यू सी?
दिख रहा है ये? तो ये देख रहे हो, इनवेजिनेशन ऑफ द सार्कोलेमा फॉर्मिंग अ टी लाइक स्ट्रक्चर, अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर, इनको हम बुलाते हैं द टी ट्यूब्यूल्स। क्या बुलाते हैं हम? द टी ट्यूब्यूल्स। तो ये एक टी ट्यूब्यूल है बच्चों, और ये कुछ नहीं है, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फिर सार्कोलेमा का इनवर्ड इन्वेजिनेशन है। ठीक है, इन्वेजिनेशन। अब ये इन्वेजिनेशन जो है वो क्या कर रहा है? ये इन्वेजिनेशन एक्चुअली प्लाज्मा लेमा को या सार्कोलेमा को क्लोज ला रहा है टू द सिस्टर्नी ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आपको याद होगा ना, हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है। उसके कुछ कंपोनेंट्स होते थे, हमने सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स पढ़े हुए थे ना। यहां पर देखो आपको सिस्टर्नी नजर आ रहा है ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये क्या है एक्चुअली? दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ सी, सार्कोलेमा इनवर्ड आया, इन्वेजिनेट किया, क्लोज कांटेक्ट में आ गया विद दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद करो, मैंने बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। यहां पर कैल्शियम आयंस जो हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। तो जैसे ही ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन रीच करेगी, कहां रीच करेगी? टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सडनली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आयंस रिलीज होने लगेंगे। तो कैल्शियम आयन जो है वो बाहर की तरफ देखो इस तरीके से रिलीज होने लग रहे हैं। तो ये छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के डॉट्स दिखा रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कैल्शियम आयंस। और ये कैल्शियम आयन जाके आप क्या करेंगे? तो याद करो, एक नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में मैंने आपको बताया था एक्टिन फिलामेंट पे ट्रोपोमायोसिन अलोंग द लेंथ रन करता है, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट था, ट्रोपोनिन, है ना। और ट्रोपोनिन क्या करके रख रहा था? ट्रोपोनिन बाइंड करके रख रहा था एक्टिव साइट्स को ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स। और एक्चुअली वो एक्टिव साइट्स किसके लिए थी? मायोसिन की बाइंडिंग के लिए थी। तो मायोसिन से बाइंड करने वाली जो एक्टिन की एक्टिव साइट्स है वो मास्क रहती थी नॉर्मल स्टेट में। बट जैसे ही ये मैसेज आएगा, सिग्नल आएगा, डीपोलराइजेशन की वेव रीच करेगी और कैल्शियम आयन रिलीज होंगे फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जाके किससे बाइंड करेंगे? ये कैल्शियम आयन जाके बाइंड करेंगे विद द कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन देखो क्या होने वाला है, देखो ये जो कैल्शियम आयंस है वो जाके कहां बाइंड कर रहे हैं? विद द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में भी कहां पे जाके बाइंड करेंगे? एक्चुअली दे विल बाइंड ऑन दी टीएनसी सब यूनिट। तो तीन सब यूनिट मैंने बनाए थे ना आपको, देखो 3 सब यूनिट थे। एक था टीएनटी जो कि ट्रोपोमायोसिन से बाइंडिंग में हेल्प करता था, एक कैल्शियम से बाइंडिंग करेगा, और एक इनहिबिट करेगा या मास्क करके रखेगा द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फॉर बाइंडिंग विद द मायोसिन। तो टीएनसी पे जब जाके जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा, कैल्शियम की बाइंडिंग से क्या होगा? इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के चलते ये जो ट्रोपोनिन का ये वाला सब यूनिट था जो कि मास्क करके रखा था एक्टिव साइट को एक्टिन फिलामेंट की, उसको ये रिमूव कर देगा। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के चलते हुए ये जो इनहिबिटरी सब यूनिट है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा और अनमास्किंग हो जाएगा एक्टिव साइट फॉर मायोसिन ऑन दी एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट में मायोसिन से बाइंडिंग के लिए जो एक्टिव साइट थी ना, वो फ्री हो जाएगी। अब जैसे ही फ्री हो जाएगी, नाउ मायोसिन कैन एक्चुअली बाइंड विद दी एक्टिन फिलामेंट। ये बात समझ में आ गई? तो आगे की जो प्रोसेस है अब हम समझेंगे इन दी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने देख लिया, अभी तक हमने क्या देख लिया कि हमने एक्टिन को रेडी बना लिया है टू बाइंड विद द मायोसिन। उनकी जितनी भी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उनको फ्री कर लिया है बाय द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। अब हम देखते हैं कि कैसे मायोसिन की बाइंडिंग होगी विद दैट एक्टिव एक्टिन फिलामेंट, ओके, जहां पर कि उनकी साइट्स अब फ्री हैं, फ्री एक्टिव बाइंडिंग साइट्स। नाउ देखो बच्चों, व्हाट हैपेंस फॉर द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन विद एक्टिन। यहां पर हम यहां से स्टार्ट करेंगे इस साइकिल, एक्चुअली ये साइक्लिक मूवमेंट चलता रहता है। वील ट्राई टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सबसे पहले एक एटीपी मॉलिक्यूल, मैंने बताया था आपको मायोसिन का जो हेड है उसकी एटीपीएज एक्टिविटी है, मतलब वहां पर एटीपी से बाइंडिंग वाली एक साइट है जिसपे एटीपी जब बाइंड करता है वो अंडरगो करेगा हाइड्रोलाइसिस, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, मायोसिन के हेड पे एटीपी बाइंडिंग साइट पे जाके एटीपी बाइंड करेगा, ठीक है। अब एटीपी जैसे ही बाइंड करेगा तो आपको पता है इसके पास हेड के पास हाइड्रोलाइसिस एक्टिविटी है, मतलब एटीपीएज एक्टिविटी है, ये एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करेगा। सो यहां पर होने वाला है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। जब एटीपी टूटता है तो वो रिलीज करेगा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडीपी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहां पर
ये ब्रेक हो गया, एटीपी ब्रेक होके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे ही ये होता है, अभी तक आपने देखा था आपका जो ये आर्म वाला पोर्शन था ये एक एंगल पे प्रेजेंट था, इट वॉज प्रेजेंट एट एन एंगल टू दी लेंथ ऑफ द मायोसिन। तो मायोसिन की अगर लेंथ ऐसी जा रही है, एक्सेस ऐसी जा रही है ना, तो आप देखोगे इसका जो हेड है वो एक एंगल पे, अराउंड 45 डिग्री के एंगल पे आप मान सकते हो, अराउंड 45 डिग्री के एंगल पे ये प्रेजेंट है। बट जैसे ही एटीपी ब्रेक होता है, एटीपी का जैसे ही हाइड्रोलिसिस होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तब क्या होता है, ये जो आपका मायोसिन का हेड था ना, अब वो सीधा इरेक्ट हो जाएगा ऐसे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ये बाइंड हो जाएगा, इस तरीके से सीधा हो जाएगा। एंड जैसे ही ये 90 डिग्री पे होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लीव कर जाएगा, राइट। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो जाएगा, अब लीव करेगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लीव करेगा तो ओनली एडीपी ही रह जाएगा, और उस एडीपी की मदद के साथ ये क्या करता है, ये सीधे कॉक करके, ऐसे देखो अभी तो उसने कॉक करके सीधा हुआ, अब ये सीधे बाइंड करेगा विद दी एक्टिव साइट ऑन दी एक्टिन फिलामेंट। सो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी ना एक्टिन फिलामेंट पे, जो हमने अनमास्क की थी पिछली ही स्लाइड में, वो देखो अब उस पे जाके कौन बाइंड करेगा, दिस मायोसिन हेड, ठीक है। और यहां पर ये जो व्हाइट कलर के डॉट्स दिखाए जा रहे हैं, दे रिप्रेजेंट दी मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। आ रही ना बात समझ में? होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। सो मायोसिन हेड ने क्या किया, पहले ही जैसे एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, वो कॉक करके सीधा हो जाएगा और उसके बाद जाके बाइंड करेगा विद दी एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट की मायोसिन बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉकिंग एंड बाइंडिंग। इस स्टेप में क्या हुआ, कॉकिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड टेक्स प्लेस। बाइंडिंग हुआ, अब क्या होगा, जैसे ही ये एडीपी रिलीज होगा ना, एडीपी की मदद से इसने बाइंडिंग तो कर लिया, अब ये एडीपी भी वहां से चला जाएगा। कहां से चला जाएगा, इस मायोसिन की हेड की साइट से। तो जैसे ही एडीपी जाता है तो वो जनरेट करता है एक पावर स्ट्रोक। क्या करता है, एक पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, ये एक पावर स्ट्रोक करके इसको अंदर खींचेगा, समझ रहे हो। तो जैसे ही एडीपी जाएगा एक पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। तो यहां पर देयर इज गोइंग टू बी अ पावर स्ट्रोक, और पावर स्ट्रोक के चलते ये क्या करेगा, मायोसिन जो अभी भी बाउंड है विद द एक्टिन, वो एक कस के पावर स्ट्रोक मारेगा और एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड करके अंदर खींच लेगा। ओके, अब जैसे ही, अभी ये बाइंड ही है, अब जैसे ही इस एक्टिन के मायोसिन के हेड पे दूसरा एटीपी आके बाइंड करेगा, तो देखो नेक्स्ट एटीपी जैसे आके बाइंड करेगा तो ये जो मायोसिन हेड है अब वो एक्टिन से डिटैच हो जाता है। तो यहां पर डिटैचमेंट होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन विथ एक्टिन, और इसमें कौन हेल्प करता है, अटैचमेंट ऑफ एटीपी। तो एटीपी की बाइंडिंग से क्या होगा, जो तुम्हारा मायोसिन का हेड है अब वो वापस से डिटैच होके अलग हो जाएगा फ्रॉम द एक्टिन। नेक्स्ट ये एटीपी अब क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। तो जो तुम्हारा मायोसिन हेड है वो वापस से कॉक करके सीधा होगा हाइड्रोलिसिस के टाइम पे, राइट। कॉकिंग के बाद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे ही जाएगा तो बाइंडिंग होती है किसकी, मायोसिन की हेड की विद द एक्टिन, राइट। बाइंडिंग हो गई, और उसके बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब ये एडीपी भी चला जाएगा तो ये पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा अंदर की तरफ। पावर स्ट्रोक के चलते क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगी, यानी कि थिन फिलामेंट स्लाइड करेगी और थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगी टुवर्ड्स द मायोसिन फिलामेंट। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसके बाद दूसरा एटीपी जब मॉलिक्यूल जाके बाइंड करेगा तो मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के फिलामेंट से वापस से डिटैच हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अगेन एटीपी का हाइड्रोलिसिस वापस से कॉकिंग एंड बाइंडिंग करेगा, फिर पावर स्ट्रोक होगा, फिर उसके बाद ये सारी साइकिल रिपीट होती ही रहती है। और इस तरीके से आप देखोगे जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो अंदर की तरफ, यानी कि मायोसिन फिलामेंट की तरफ अंदर आती जाती हैं। दैट मीन्स दे मूव टुवर्ड्स द ए बैंड, क्योंकि ए बैंड ही कंपोज होता था किससे, द मायोसिन फिलामेंट से। और इस तरीके से ये साइक्लिक मूवमेंट के दौरान आप देखोगे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। कैसे होता है, जब एक्टिन फिलामेंट्स मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं ओवर दी मायोसिन फिलामेंट्स, यानी कि स्लाइडिंग ऑफ दी थिन फिलामेंट टेक्स प्लेस ओवर दी थिक फिलामेंट्स। तो इस तरीके से टेक्स प्लेस होता है द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन चेंजेस को जो कि आपको नजर आते हैं एक मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, और ये चेंजेस हम किस में स्टडी करेंगे, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफाइब्रिल और द मायोफिलामेंट।
तो यहाँ पर आपको एक मायोफिलामेंट दिखाया जा रहा है इन अ कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट, यानी कि जब मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो आपको याद आ रहा होगा वो मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर जो हमने देखा था। इनफैक्ट यहाँ पर ना आपको 2 सार्कोमियर्स दिखाए जा रहे हैं। सार्कोमियर्स याद है ना, द रीजन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन 2 Z लाइन्स, 2 सक्सेसिव Z लाइन्स, राइट। तो देखो यहाँ पर ये एक Z लाइन अगर दिखाई जा रही है तो दूसरी Z लाइन ये है, तो ये एक सार्कोमियर हो गया दिस रीजन, और एक Z लाइन से दूसरी Z लाइन के बीच में ये दूसरा सार्कोमियर दिखाया जा रहा है, राइट। और इसमें वो वेरियस बैंड्स भी दिखाए जा रहे हैं। जो लाइट बैंड है देखो उसको आई बैंड बुला रहे हैं, जो कि यहाँ पर ब्लू कलर से नजर आ रहा है, जहां पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स की प्रेजेंट है। और ए बैंड यानी कि जो एनाइसोट्रॉपिक डार्क बैंड है उसमें आपको मायोसिन फिलामेंट के साथ एक्टिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा ओवरलैप्ड भी नजर आएगा, राइट। और आपको ये भी याद होगा, मैंने बताया था ए बैंड के बीच में या फिर ए बैंड का वो हिस्सा जहां पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच में, यानी कि ए बैंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट बैंड हो उसे हम एच जोन बुलाते हैं। और उसको देखो इस ग्रीन शेडेड पोर्शन से दिखाया जा रहा है, राइट। ये भी आपको याद होगा कि आई बैंड्स को बीच में बाइसेक्ट करता है द जेड लाइन, और जो ए बैंड है उसको बीच में बाइसेक्ट करता है एक मेम्ब्रेन जिसे हम बुलाते हैं द एम लाइन। सो आपको ये एम लाइन भी दिखाई जा रही है, राइट। ओके, नाउ अब हम देखने वाले हैं कि मसल जब कॉन्ट्रैक्शन अंडरगो करना स्टार्ट करती है तो चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे। सो पे अटेंशन, यहां पर तो रिलैक्स स्टेट है। अब हम देखते हैं कि एक मसल जब पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन अंडरगो कर चुकी है, मतलब पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई है लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो नोटिस करो क्या क्या चेंजेस मिले। यहां पर आपको एक पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड मसल मिल रही है, पे अटेंशन। अब अगर हम कंपेयर करें ए बैंड को ओवर हियर, पे अटेंशन। सो ए बैंड की लेंथ में क्या आपको कोई चेंज नजर आ रहा है? नहीं ना। तो देखो ए बैंड अभी भी इतनी ही चौड़ी थी क्योंकि उसमें मायोसिन फिलामेंट्स की प्रेजेंस होना चाहिए, राइट। मायोसिन और कितना ही ओवरलैपिंग क्यों ना हो एक्टिन फिलामेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर ये इतनी थिकनेस की है तो यहां पर भी देखो ये इतनी ही थिकनेस की नजर आ रही है। सो कैन यू सी ए बैंड में देयर इज नो चेंज, राइट। नाउ अगर हम आई बैंड की बात करें तो आई बैंड बोले तो दिस ब्लू बैंड, ये ब्लू बैंड देखो अभी ये इतना चौड़ा था, यहां आके देखो ये इतना कम हो गया है। सो आई बैंड की लेंथ क्या हुई? डिक्रीज करी। क्यों? क्योंकि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड होकर मायोसिन फिलामेंट्स के पास आ गए थे ना। याद करो जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स थे दे आर स्लाइडिंग ओवर दिस थिक फिलामेंट, यानी कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करके क्लोजर आ रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, एम लाइन के पास आ रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, ये पास आ रहे हैं तो इनका जो पोर्शन था जो ओवरलैप नहीं कर रहा था, जो कि आई बैंड बना रहा था, वो अब छोटा पड़ता जा रहा होगा ना, इजंट इट। तो इस तरीके से देखो दे कम क्लोजर, जिसकी वजह से आई बैंड की जो थिकनेस है, आई बैंड, दिस इज 1 मिनट, दिस इज आई बैंड, द ब्लू वन, ठीक है, इसकी थिकनेस क्या हो गई? कम हो गई है। नाउ लुक एट दिस एच बैंड, यहां एच जोन को देखो ध्यान से। एच जोन कैसे नजर आ रहा है? एच जोन मैंने बताया था वो रीजन जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, तो क्योंकि एक्टिन फिलामेंट पास आ गए हैं तो एच जोन भी तो कम हो गया ना। देखो एच जोन की यहां पर जो थिकनेस है वो कम हो गई। एच जोन अभी इतना थिक था, अब ये देखो थिन हो गया है, इतना कम हो चुका है। तो यहां पर आपका जो एच जोन है ना, ये भी डिक्रीज कर गया है इन इट्स विड्थ, बट देयर इज नो चेंज इन व्हाट, देयर इज नो चेंज इन दी साइज और द विड्थ ऑफ द ए बैंड। तो यहां पर क्या क्या चेंजेस हुए वो आपने देख लिए। अब देखो जब एक मसल कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, मतलब इट हैज अंडरगॉन कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमली, तब क्या चेंज मिलेंगे? तो देखो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आप देखोगे जो आपका सारा एक्टिन फिलामेंट है ना वो पूरी तरह से मायोसिन को ओवरलैप कर लेगा। मतलब सारे के सारे दोनों जो एक्टिन फिलामेंट है देखो पूरी तरह से ओवरलैप कर लिए हैं किसको? मायोसिन को, जिसकी वजह से अब कोई भी आपको आइसोट्रॉपिक यानी कि जो लाइट बैंड था वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट ने तो पूरी तरह से ओवरलैप कर लिया है मायोसिन को। तो एक्टिन फिलामेंट अलोन कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो व्हाट हैपेंस इज योर आई बैंड ओवर हियर इन दिस केस डिसअपीयर कर जाएगा। इवन क्योंकि पूरी तरह से ओवरलैप हो चुका है मायोसिन, तो मायोसिन अकेला कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब जो एच जोन था जहां पर सिर्फ मायोसिन फिलामेंट हुआ करता था वो भी यहां पर डिसअपीयर कर जाएगा। बट क्या ए बैंड में कोई फर्क पड़ेगा? जो पिंक वाला रीजन है इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मायोसिन की थिकनेस तो उतनी है। मायोसिन, रिमेंबर हमने इस पूरी थ्योरी को जब पढ़ा था ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसमें मायोसिन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, थिक फिलामेंट अपनी जगह पर ही फिक्स्ड है। मूवमेंट होता है थिन फिलामेंट्स का, यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स का ओवर द थिक फिलामेंट्स। तो थिक फिलामेंट्स में कोई चेंज नहीं मिलेगा, ओनली चेंज मिलने वाला है तो
एक्टिन फिलामेंट यानी कि थिन फिलामेंट्स में देखने को मिलेगा और उनसे एसोसिएटेड चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहां पर आप देखोगे कि कोई चेंज नजर नहीं आता है इन द लेंथ ऑफ द ए बैंड। सो यहां पर इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं आई एम गोइंग टू जॉट देम डाउन। पहली चीज तो हम पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड में देखते हैं। यहां पर लिखता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पर क्या होता है, यहां पर आई बैंड और एच जोन क्या लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो एच जोन एंड आई बैंड डिक्रीजेस इन देयर लेंथ। ओके, फिर उसके बाद नो चेंज आपको कहां मिलेगा, ए बैंड में। ए बैंड में कोई चेंज नहीं मिल रहा है। ये तो बात हो गई पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड मसल की। बट अगर मैं एक फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड मसल में बताऊं तो आप क्या नोटिस करोगे, पहली चीज तो आपका जो आई बैंड है एंड जो एच जोन है वो कंप्लीटली डिसअपियर कर जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे, दे डिसअपियर। ठीक है, एंड क्या कोई चेंज आपको मिलेगा इन दी ए बैंड, ए बैंड की जो लेंथ है वो रिमेन रहती है अनचेंज्ड। ठीक है, और सार्कोमियर की लेंथ का क्या हो रहा है, देखो सारे केस में द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इट डिक्रीजेस। देखो दो जी लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो कम होता जा रहा है, देखो यहां पर भी कम हो गया। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर स्टेज में मिलेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के, दैट इज रिमेंबर length of sarcomere decreases during muscle contraction। होपफुली आपको सारे पॉइंट, सारे चेंजेस जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान देखने को मिलते हैं एक मायोफिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट में, वो आपको क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी mechanism and the changes during the muscle contraction। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। तो बच्चों जो स्केलेटल मसल फाइबर्स है ना उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अ पिगमेंट जिसका नाम है मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन नाम की एक पिगमेंट जो एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है और इसका कलर रेड होता है। ये पिगमेंट है, डेफिनेटली इसका कुछ कलर ये इंपार्ट करती होगी, राइट। सो ये एक रेड कलर की ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होती है। अब इसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है इन अ मसल फाइबर, उसके बेसिस पे दो टाइप के हमें मसल फाइबर्स मिलते हैं। वन इज कॉल्ड द रेड मसल फाइबर एंड द अदर वन इज कॉल्ड द व्हाइट मसल फाइबर। अब इमेजिन करो जिस मसल फाइबर में आपको मायोग्लोबिन कंटेंट हाई मिलेगा, मतलब वो रेड पिगमेंट का कंटेंट अगर हाई है तो नेचुरल सी बात है वो मसल फाइबर आपको रेड अपीयर करेगा, इसीलिए ऐसे मसल फाइबर्स को हम रेड मसल फाइबर्स बुलाते हैं। तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी रिच इन मायोग्लोबिन कंटेंट। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। दूसरी चीज, अगर कुछ ऐसे मसल फाइबर्स हैं जिनमें मायोग्लोबिन कंटेंट कम है, मतलब वो जो रेड कलर की पिगमेंट है उसका अमाउंट कम है, तो ऑब्वियसली वो जो मसल फाइबर्स हैं वो ज्यादा रेडिश अपीयर नहीं करेंगे, वो आपको कुछ पेल या फिर व्हाइट कलर के अपीयर करते हैं एंड दैट इज व्हाई वो व्हाइट मसल फाइबर्स कहलाते हैं। सो दे हैव लो मायोग्लोबिन कंटेंट। ये बात क्लियर हो गई ना? अब मैंने आपको एक चीज बता रखी थी कि ये जो मायोग्लोबिन है ये एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट भी है, मतलब इसके अंदर ये ऑक्सीजन स्टोर करके रख सकता है। तो ऑक्सीजन अगर ये स्टोर कर पा रहे हैं ये मसल फाइबर्स, तो अपनी एटीपी प्रोडक्शन के लिए भी ये इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं? यानी कि एरोबिक पाथवे का ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एटीपी प्रोडक्शन अगर इनको करना है तो उसके लिए इनको क्या चाहिए होगा? डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो जितना ज्यादा मायोग्लोबिन कंटेंट होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी और उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगे उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्ड, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दे आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहीं पर तो क्रेब्स साइकिल चलती है और एटीपी का प्रोडक्शन होता है ना। अब यहां देखो व्हाइट मसल फाइबर में क्योंकि मायोग्लोबिन कंटेंट कम है, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा स्टोर नहीं है, तो इनको इतनी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो दे हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर एक डिफरेंस देखो एक और सेल ऑर्गेनेल में, रेड मसल फाइबर में जो नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद द व्हाइट मसल फाइबर्स। तो व्हाइट मसल फाइबर्स में आपको मोर नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि रेड मसल फाइबर में
एटीपी का प्रोडक्शन किया जा सकता है फॉर एनर्जी, राइट। तो एटीपी का प्रोडक्शन ऑक्सीजन की मदद से किया जा रहा है, मतलब ऐसी मसल्स क्या कर रही हैं, मायोग्लोबिन में स्टोर्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एटीपी प्रोडक्शन कर रही हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब ऐसी मसल्स एरोबिक मसल्स कहलाती हैं, बिकॉज ये अपना जो एनर्जी सोर्स है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की मदद से ले रही हैं। तो ये एरोबिक मसल्स है। बट अगर हम यहाँ पर देखें व्हाइट मसल फाइबर्स को, तो यहां पर एटीपी प्रोडक्शन इतना ह्यूज अमाउंट में नहीं हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट कम है, ऑक्सीजन कंटेंट कम है क्योंकि मायोग्लोबिन कंटेंट कम था। तो ऐसी मसल्स को डिपेंड करना पड़ता है कुछ एनारोबिक प्रोसेसेस पे टू डिराइव देयर एनर्जी। इसीलिए ऐसी मसल्स को हम एनारोबिक मसल्स बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ एनारोबिक प्रोसेसेस पे डिपेंड होना पड़ता है अपनी एनर्जी डिराइव करने के लिए। सो आई होप द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, द रेड मसल फाइबर्स एंड द व्हाइट मसल फाइबर्स, क्लियरली समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द मसल फैटीग। तो बच्चों क्या आप सभी ने नोटिस किया है कि अक्सर ही जब आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो या बहुत लंबे समय से रन कर रहे हो, तो आपकी जो मसल की कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी होती है वो कुछ समय के बाद डिक्लाइन कर जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वही कहलाती है मसल फैटीग। ऐसा क्यों होता है? जब आप सपोज बहुत लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई बहुत ही स्ट्रेनुअस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका जो ब्रीदिंग रेट होता है ना वो फास्टर तो होता है, बट कभी कभी आप इतना तेज कोई एक्टिविटी करते हो कि आपकी जो ऑक्सीजन अमाउंट रिक्वायर्ड है ना मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है मसल फाइबर्स तक। तो इन अ वे क्या होने लगता है, मसल फाइबर जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या करेंगे, जो बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर है दैट इज ग्लाइकोजन, नॉर्मली हमारी बॉडी में जो शुगर है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, आपको पता है ये वाली बात। सो ग्लाइकोजन का यहाँ पर एनारोबिक ब्रेकडाउन होने लगता है बिकॉज ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच नहीं रही है, राइट। तो एनारोबिक ब्रेकडाउन के चलते ग्लाइकोजन जो है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल फाइबर्स के अंदर स्टोर होने लगता है और उसी की वजह से अराइज करती है मसल फैटीग, है ना, मतलब मसल की रिड्यूस्ड एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो देखो मसल फैटीग है क्या, इट इज अ कंडीशन of the muscle in which its capacity to produce maximum voluntary action या फिर contraction कह सकते हो और to perform a series of repetitive action is reduced। ओके क्योंकि हर एक मसल फाइबर को क्या चाहिए, सोचो हर एक मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक रिएक्शन टाइम होता है। अब आप कंटिन्यूसली उसको स्टिमुलस देते रहोगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी भी चाहिए जिसके लिए आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन भी चाहिए। बट अगर स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज के टाइम पे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रही है तो उसको एनारोबिकली ही ब्रीथ करना पड़ेगा या फिर रेस्पायर करना पड़ेगा, जिसमें एनारोबिक रेस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। गेटिंग इट? और इसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स, ये तब कब होगा जब आपकी मसल की एक्टिविटी इतनी ज्यादा स्ट्रेनुअस हो या एक्सेस हो कि वो टिश्यू में प्रेजेंट जो सबस्ट्रेट है जिसको तोड़ के एनर्जी बनानी है और जो ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी है उस टिश्यू की, मसल टिश्यू की, मतलब ऑक्सीजन की यूटिलाइज करने की कैपेसिटी, वो भी एक्सीड कर जाए। मतलब इतनी ऑक्सीजन अभी अवेलेबल है टिश्यू के अंदर बट आप इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो कि वो ऑक्सीजन कम पड़ जा रही है और उस ऑक्सीजन या फिर एटीपी को प्रोड्यूस, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए जो सबस्ट्रेट है वो भी कम पड़ जा रहा है। तो ऐसे में डेफिनेटली एनारोबिक रेस्पिरेशन ही आकर करेगा और ऐसे में ही लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन इन दीज मसल फाइबर्स लीड्स टू द मसल फैटीग। सो आई होप आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ मसल फैटीग भी क्लियरली समझ आ गया होगा। तो बच्चों दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई होप इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज के सेशन में डिस्कस किए आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्न हो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।